हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि अपनी बात हुई थी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से अगले लेक्चर की स्टार्टिंग करूँगा, तो आज फिर से रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश की है। चलें आगे देखते हैं। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट सी चीज़, सब लोगों से मैं फिर वही बोलना चाहूँगा जो इतने दिनों से बोल रहा हूँ, घर पे रहें, सेफ रहें। मामला गड़बड़ है और इसके दिन प्रतिदिन बिगड़ने के मामले बनते जा रहे हैं। कृपया वो सोच वाले लोग अपनी सोच को अपने तक रखें। जो होना है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होना है, वो तो होना ही है। पर शायद ऊपर वाले ने बोला हो कि तू भी तेरा दिमाग लगा और थोड़ा सेफ रहे। ऊपर वाला ने शायद ये चीज़ बोली हो, तो ऊपर वाले की मर्ज़ी इसमें ही है कि आप अपनी सेफ्टी रखें थोड़ा सा। हाँ भाई, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, वो अच्छा खासा ही गड़बड़ है, ज़रा देखें। चलें छोड़ें। अगर आपने पिछला वाला नोट डाउन किया हो तो उसी नोट्स के साथ ये नोट्स भी मिल चुके थे। इसको बस शॉर्ट में डिस्कस करना है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम या निवारण अधिनियम 1947 में आया। शुरुआती अधिनियम था, पहला है भारत का, पहला प्रयास है भ्रष्टाचार को रोकने का कानूनी प्रयास। सिंपल था, मतलब कोई कठोरता नहीं थी इसमें। अधिकतम सज़ा 7 साल की थी, न्यूनतम सज़ा 1 साल की थी, ठीक। और संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान भी कुछ कड़क नहीं थे, ठीक। और मोटे तौर पर कहूँ तो नहीं थे। लगातार संशोधन हुआ। पहला संशोधन 1952 में हुआ, फिर संशोधन 1964 में हुआ। 64 में हुआ क्योंकि संथानम समिति ने 1962 में बोला कि साहब ये कमज़ोर है अधिनियम, इसको आप क्या करो, कड़क करो। तो बना दिया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1964। लेकिन उसमें भी मामला जम नहीं पाया। फाइनली इसका कड़क वर्जन सामने आया 1988 में, जिसमें लाया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। पहला अधिनियम था जिसमें लोक सेवक की जो परिभाषा है उसको बड़ा किया गया। इसके पहले के अधिनियम में लोक सेवक केवल वो आदमी होता था जो सरकारी क्षेत्र से डायरेक्ट तनख्वाह पाता था। इसमें लोक सेवक का दायरा बड़ा कर दिया। कौन सा दायरा कर दिया? वही जो आईपीसी की आर्टिकल अनुच्छेद 21 धारा 21 बोलती है। हर वो व्यक्ति जो सरकार से पैसा लेता है, सरकार के काम करने के लिए कमीशन प्राप्त करता है या सरकार के थ्रू जनसेवा के लिए कोई काम करता है, सब किसके दायरे में आएंगे? लोक सेवक के। तो दायरा बढ़ गया। तो भ्रष्टाचार अधिनियम के दायरे में बहुत सारे लोग आ गए। पहले कितने से आते थे? मुट्ठी भर, केवल सरकारी मुलाजिम। अब क्या आने लग गए? सरकार के अर्ध सरकारी क्षेत्र के काम करने वाले, सरकार के ठेके पे काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार के लिए काम करते हैं, सब तक इसका दायरा क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। एक अच्छी चीज़। नंबर 2, लोक कर्तव्य की नवीन धारणा सामने आई। जितना दायरा बढ़ा उतना लोक कर्तव्य की धारणा बढ़ी। चलो ये भी मान गए। और क्या? भ्रष्टाचार संबंधी अधिनियम को कड़क किया गया। इसके अंदर जुर्माने की बात भी लाई गई। इसके पहले जुर्माना नहीं था। इसमें अधिनियम के अंतर्गत बोला गया कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, संथानम समिति ने बोला था, 1962 की संथानम समिति ने बोला था कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम या निवारण अधिनियम से, कि साहब आप कानून में केस तो बना लेते हो, भ्रष्टाचारी को पकड़ भी लेते हो, लेकिन कानून केस बहुत लंबा चलता है जिसके कारण कुछ नहीं हो पाता। तो इनने क्या बोला भाई साहब 1988 वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने, कि अब जो कार्रवाइयाँ होंगी वो विशेष न्यायालय में होंगी। जैसे कि सबने प्री में पढ़ा है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय के गठन की बात पड़ी है वहाँ पे, ठीक। वही विशेष न्यायालय, किसी भी जिला स्तर पर एक न्यायालय को दर्जा दे दिया जाता है विशेष न्यायालय का। मतलब इस अधिनियम के तहत आने वाले केसों को सॉल्व करने की जिम्मेदारी इस जज साहब की है, इस न्यायालय की है, ठीक। उससे क्या होता है, वो आदमी उस सब्जेक्ट का ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, तो काम कार्रवाई क्या करता है? जल्दी करता है। ऊपर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कह दिया गया कि कार्रवाई किस बेसिस पे होगी? दिन प्रतिदिन के बेसिस पे होगी, डेली बेसिस पे होगी। मतलब जितनी जल्दी स्पीड में निपटारा किया जा सके वो निपटारा करेंगे, ठीक। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में एक नई चीज़ जोड़ी गई, संपत्ति की जब्ती। जो आदमी ने अवैध तरीके से भ्रष्टाचार करके संपत्ति अपनाई है, उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है, उसकी संपत्ति न्यायालय के आदेश पे जब्त की जा सकती है। लेकिन कब? लेकिन केवल उस समय जब उसका दोष सिद्ध हो जाए। बिना दोष सिद्ध हुए उसकी संपत्ति जब्त नहीं कर सकते। संपत्ति जब्त करने के लिए रिक्वायरमेंट पहले क्या है कि आपकी क्या किया जाए, उसका न्यायालय में वो हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए। बड़ा अच्छा लगता है प्रावधान, 6 नंबर के हिसाब से लिखने के लिए भी अच्छा रहता है। फिर आप बोलोगे सर जब इतना सब कुछ है फिर भी भ्रष्टाचार की कार्रवाइयाँ इतनी लंबी क्यों चलती हैं? नंबर 1 तो सिंपल सा आंसर, लिखने के लिए नहीं है, इसके आगे की बात केवल समझने के लिए। नंबर 1 दिक्कत आती है कि कानूनी कार्रवाइयाँ भाई साहब, और कोर्ट कचहरी का मामला खिंचता जाता है, कोई नई बात नहीं है। नंबर 2, आर्टिकल अनुच्छेद 311 जो अपनी बात बार बार हुई है,
संवैधानिक संरक्षण है लोक सेवक को। जैसे कि आप बनते हो डिप्टी कलेक्टर, तो आपको सिलेक्ट करने वाले अथॉरिटी कौन? राज्यपाल साहब। तो आपको हटाने के लिए कौन लगेगा? राज्यपाल साहब के साइन लगेंगे। प्रक्रिया छोटी तो नहीं है, राज्यपाल के साइन मतलब एक बड़ी विभागीय प्रक्रिया होगी, तो उसमें टाइम ज़्यादा बढ़ गया। नंबर 2, बिना आपकी सुनवाई के आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपको नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। और जब लंबी प्रक्रिया 2-3 साल चली रही है और आपको सुनवाई का मौका दिया जा रहा है, तो एक आध सुनवाई में आप पहुँच ही जाओगे, एक आध बक्सा लेके, जिसमें आपके वो रहेंगे क्या, आपके निर्दोष होने के सबूत रहेंगे। गलत मत समझना। तो उससे मामला क्या हो जाता है? खिंच जाता है। लिखने पढ़ने के हिसाब से बातें कर रहे हैं, व्यवहारिकता में लागू करने की चीज़ों से दूर रहो, हमारा काम बनना चाहिए। ठीक। भ्रष्टाचार, इवन अल्टीमेट हिट बताता हूँ, अगर मान के चलो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का चार्ज लगा, तो आप सीधे मेरे पे कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको हमेशा मेरे पे कार्रवाई करने के पहले मेरे ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहे हैं। उनसे पूछा गया, साहब ये क्लॉज क्यों डाला? तो बोले ईमानदार आदमी को परेशान होने से बचाने के लिए डाला है, वरना तो हमारे नीचे काम करने वाले किसी भी आदमी को, बहुत ईमानदार को आप बोलोगे भ्रष्टाचारी है और उसके खिलाफ जांच करने लग जाओगे, तो वो हैरेस होता रहेगा, परेशान होता रहेगा मानसिक तौर पे, तो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएगा। इसलिए आप भैया क्या करो, पहले बड़े अधिकारी से परमिशन लो। अगर उसको लगता है भ्रष्टाचारी है तो वो परमिशन देगा, और उसको नहीं लगता है तो परमिशन नहीं देगा। ये उन मामलों में नहीं साबित होती है जहाँ पर लोकायुक्त जैसे संगठन रंगे हाथों पकड़ने वाली कार्रवाइयाँ करते हैं, वहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को ढील दे दी जाती है। बाकी कानूनी प्रक्रिया एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मुझे उतना ही पता है जितना अपन MPPSC पेपर 4 में लिखने के हिसाब से एथिक्स में पढ़ा है, या इसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ाया है। ठीक। तो कानूनी प्रक्रिया में मत उलझाना। तो ये आप लिख सकते हो किसमें? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में। ठीक। लिख के देखें सवाल को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है, और ये भ्रष्टाचार निवारण को भ्रष्टाचार को कम करने में कितना कारगर है। 6 नंबर के हिसाब से लिख के देखें। आपको शब्द सीमा अच्छे से पता ही है, तो उससे आगे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक। नए सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों में इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी अपनी शब्द सीमा के हिसाब से। क्या निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आएगा? तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बिल्कुल नहीं आएगा। निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया कंपनी अधिनियम 1956, जिसको बाद में संशोधन करके 2013 में नया कंपनी अधिनियम लाया। तो निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार किसके अंतर्गत आता है? कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के। लेकिन मान के चलो मैं हूँ एक रोड बनाने वाला ठेकेदार, और मैंने सरकार से रोड बनाने का टेंडर लिया, और उस रोड बनाने के टेंडर लेने के लिए किसी सरकारी अधिकारी को 50,000 रुपये की रिश्वत दी। अब मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ ना, कंपनी, अब मेरा भ्रष्टाचार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आएगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आएगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आएगा। फिर से सवाल ध्यान से सुनो, मैं हूँ रोड बनाने वाला ठेकेदार, मैंने मान के चलो एक सरकारी अधिकारी मिस्टर एक्स से टेंडर लेने के अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत दी। अब मेरे ऊपर जो कार्रवाई होगी, प्राइवेट आदमी हूँ मैं, वो कंपनी अधिनियम के तहत होगी या फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत होगी? जितने लोगों ने बोला प्राइवेट आदमी है और प्राइवेट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत नहीं आता है, इसलिए कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, आप सब गलत है। जैसे ही मैं सरकार का टेंडर लेके सरकार के लिए काम करने लग गया, मैं लोक सेवा या लोक कर्तव्य के जो बड़ा दायरा है उसके अंदर शामिल हो गया। यहाँ भ्रष्टाचार में 2 लोग शामिल है, एक प्राइवेट कंपनी और सरकारी आदमी, तो मेरे ऊपर कार्रवाई किसके अंतर्गत होगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। क्या ये बल प्रयोग भ्रष्टाचार है यहाँ पे? क्या उस आदमी ने मेरे गले पे लात रख दी कि नहीं पैसे दे वरना टेंडर पास नहीं करूँगा? गले पे लात गलत वर्ड यूज़ हो गया, इस टाइम पूरे अमेरिका में बवाल हो चुका है गले पे लात पे। ठीक। नस्लवाद, नस्ल भेद वो एक अलग चीज़ है, तो छोड़ो। तो क्या उसने मेरे को प्रताड़ित करके पैसे मांगे? नहीं। यहाँ मैंने पैसे दिए क्यों? आपस की सेटिंग। यह है कपटकारी संधि भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार में रिश्वत देने वाला भी अपराधी है और रिश्वत लेने वाला भी अपराधी है। ठीक। तो यहाँ पे बात खत्म होती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कर लेते हैं, शायद मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको। बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988। मेरे घर काम करता था रमेश, मैं हूँ सिविल सर्वेंट, मैंने बहुत पैसा कमाया भ्रष्टाचार में, लेकिन अपने नाम पे अगर घर बंगला गाड़ी खरीदूंगा तो दिक्कत में आ जाऊँगा।
तो मैंने घर किसके नाम पे खरीदा? रमेश के नाम पे। रमेश उसी घर में काम कर रहा है, उसी बंगले में झाड़ू पोछा कर रहा है। रमेश को कभी पता ही नहीं है कि बंगला उसके नाम पर है। भाई रमेश के नाम पे सालों से कोई बिज़नेस में मैं इनकम टैक्स शो कर रहा था कि ये बिज़नेस करता है मेरा रमेश, तो उसके अंदर में शो करता रहा और उसके नाम पे बंगला ले लिया। ज़रूरत पड़ने पर जिस दिन मेरा होगा, सब सेटिंग सही बैठेगी, मैं रिटायर हो जाऊँगा, मैं रमेश से बंगला किसके नाम पे ट्रांसफ़र करा लूँगा? खुद के नाम पे। मतलब मैंने संपत्ति किसी दूसरे के नाम से ली। किस लिए ली? कि ज़रूरत पड़ने पे मैं अपना दावा पेश कर सकता हूँ, संपत्ति को अधिग्रहित अपने कब्जे में ले सकता हूँ। ये बहुत किया भारत में लोगों ने। इसी के लिए लाया गया बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम। किसी दूसरे के नाम पर संपत्ति का लेन देन आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वो क्या है? कानूनी रूप से अपराध है, प्रतिबंधित है। करोगे तो जुर्म कर रहे हो तो आपको सज़ा होगी। मतलब ऐसी बेईमानी आप नहीं कर सकते। जो है वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है पॉलिटी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जब रिट आती है उस टाइम आपके आता है, ये और केंद्र राज्य संबंध में भी आता है कि जो चीज़ प्रत्यक्षता नहीं की जा सकती वो अप्रत्यक्षता भी नहीं की जा सकती। द थिंग विच कैन नॉट डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। बड़ा सीधा सा सिंपल है। अगर मैं ज़मीन, अगर मैं जायदाद, अगर मैं कार, अगर मैं बंगला अपने खुद के नाम पे नहीं खरीद सकता भ्रष्टाचार के पैसों से, तो मैं अप्रत्यक्ष तरीके से किसी और के नाम पे भी नहीं खरीद सकता। इसलिए क्या लेके आए? बेनामी संपत्ति, बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988। ठीक, यहाँ तक की कार्रवाई आज ख़त्म करते हैं। अगली कार्रवाई स्टार्ट करूँगा मैं विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम से। थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा ग्रेजुअली इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। विसिल ब्लोअर इंपॉर्टेंट है, लोकपाल लोकायुक्त इंपॉर्टेंट है, सीबीआई इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इनकी तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक, तो अब मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थोड़ा सा मैं अपने रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी आपकी तरफ से थोड़ा इंथुजियास्टिक रहो। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर अगर आते जाए, थोड़ा सा वो बनता रहे ना रेपो, तो मेरा भी ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वरना थोड़ा सा नीरस हो जाता है। घर पे रहें, सेफ रहें, जब तक काम ना हो बाहर ना निकलें। मेरी बात हो रही थी आज अपने भाई से, बाबा से, कि बाबा क्या चल रहा है? तो बाबा ने बोला भैया घर में बैठे बैठे ऐसा लगता है कि घर में हम बंद गए हैं, बंधन सा फील होता है। तो गलती तुम्हारी है, पहले नौकरी पकड़ ली होते तो अभी तुम रोड पे काम कर रहे होते। आपको भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, नौकरी है नहीं, रोड पे जाने से आपको आर्थिक लाभ हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और प्रॉब्लम और बढ़ने के चांसेस हैं। बी सेफ, घर पे रहो। बॉन्ड बनने की इस टाइम आवश्यकता नहीं है। सरकार का काम है, अपना वो कर रही है, अपना काम आप करें। आत्मनिर्भर भारत जिंदाबाद। ठीक, थोड़ा सा मोटिवेट रहें। होती मुलाकात। बाय।